गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास 12 का लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। अब से हमने सारी बातें कर ली थी, अप टू फर्टिलाइजेशन हमारा सब कुछ हो चुका था। आज हम पूरी तरह से इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, फिर हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, यानी जो जन्म लेने वाला बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में बेटा जी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है, और डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और मैं ऐसा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आज अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपने क्या होगा बेटा रीड कर लिया, अगर आपने आज समझ लिया तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है फर्टिलाइजेशन के बाद, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, जो बेबी जन्म लेने वाला है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो एक माइथोलॉजी बैठी हुई है लोगों के दिल में कि अगर लड़की जो है यानी जो बहू है, अगर वो लड़की पैदा कर रही है तो लड़की को दोष देते थे, तुम लड़की नहीं पैदा कर पा रही हो, कैसी हो, ऐसी हो वैसी हो, लोग बोलते थे। तो आज जानने को पता चलेगा कि बेटा उसमें उसका कोई रोल नहीं है, पूरी तरह से लड़का होगा कि लड़की, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मेल के ऊपर। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले यहाँ दे रखा है हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे में यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, या कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं। और मैंने लिख दिया और। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि हमारे यानी ह्यूमन बींग्स में हमारे और आपके जैसे कोई भी होगा तो हम सभी के अंदर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम लाई करते हैं। पहले तो ये बात आप लिख लीजिएगा कि पूरा ह्यूमन बींग्स के अंदर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम रहते हैं बेटा जी। 46 और करके इसको लिख लीजिएगा और। क्लियर है जी? चलिए तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे सेक्स ऑफ अ बेबी। ठीक है जी, जैसे ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। ठीक है जी, मेल और फीमेल दोनों के अंदर में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास भी होंगे और फीमेल के पास भी कितने होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है जी? इनमें से बेटा जी चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। ये रहा मेल। मेल में 22 पेयर जो होते हैं वो कहते हैं बेटा, जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे वो ऑटोजोम्स कहलाते हैं, यानी वो सेक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। केवल 1 पेयर जो होगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इन केस ऑफ मेल द सेक्स क्रोमोसोम विल बी XY। क्लियर है जी? फीमेल की बात करेंगे, फीमेल भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें से 22 पेयर जो होंगे वो ऑटोजोम्स होंगे जिनका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। यहाँ भी 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, दैट विल बी XX। क्या होगा बेटा? XX। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म के अंदर में 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आएंगे, या स्पर्म कंटेन करेगा 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जब यह सिग्रीगेट होगा तो X and Y, these are the 2 chromosomes that are present in sperm, ये स्पर्म में पाए जाएंगे। जब ये सेक्स फीमेल जो है बेटा ये प्रोड्यूस करेगी तो इसमें चूंकि दोनों XX है, तो जब सिग्रीगेट होगा तो एग के पास में केवल एक सिंगल X क्रोमोसोम आएगा। अब देखिए जब दोनों का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, अगर
फीमेल का एक्स, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही है ना, अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स वाला है, और मेल का भी एक्स क्रोमोसोम दोनों फ्यूज होता है, तो एक्स एक्स कंडीशन आएगी, एक्स एक्स कंडीशन आएगी, और जो चाइल्ड जन्म लेगा दैट विल बी फीमेल चाइल्ड। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स और वाई हेट्रोजाइगस कंडीशन किसमें है, आपके मेल में है, उसमें तो होमोजाइगस कंडीशन है। तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज होगा फीमेल के एक्स क्रोमोसोम होगा से, तो बेटा जो चाइल्ड डेवलप होगा दैट विल बी मेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर में हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है। फीमेल के अंदर में अल्टीमेटली एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होता है, एक जैसे ही क्रोमोसोम्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है जी? तो जब याद रखिएगा फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज होगा तो फीमेल चाइल्ड बॉर्न करेगी, और जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होगा देन द चाइल्ड विल बी मेल। क्लियर है जी? ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से, एक्स एक्स फ्यूजन होगा तो फीमेल चाइल्ड, एक्स वाई फ्यूजन होगा तो मेल चाइल्ड। ये एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। तो यहाँ से आपको पता चला कि भैया लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर, क्योंकि मेल का जो स्पर्म है उसके अंदर में हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है एक्स और वाई। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में। चूंकि इसका नीट में आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पूछ लेगा हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी। तो आप ये वाला अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिप्रोडक्शन का। तो अब तक आप मेरे साथ कर रहे हैं तो बेटा आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये होगा फेलोपियन ट्यूब, ये थोड़ा यहाँ पे एम्पुला अच्छे से बना लेता हूँ, मोटा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दैट इज द एम्पुला। क्लियर है जी? ये डिफरेंट वॉल लेयर्स है आपके यूट्रस की। सबसे बाहर वाली को बोला था पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल से बनी थी। सबसे इनसाइड में आपको दिख रही है मायोमेट्रियम, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो भी मायोमेट्रियम में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेबी का जो इम्प्लांटेशन होगा बेटा जी, वो इसी एंडोमेट्रियम में होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल है, सबसे अंदर में आपका एंडोमेट्रियम जिसके अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं साथ साथ में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में जो चेंजेस देखे थे हमने वो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही हो रहे थे। और अगर बेबी का इम्प्लांटेशन होगा तो वो भी कहाँ होगा बेटा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही होगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम में। कहाँ होगा बेटा, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, एट एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। कहाँ होगा बेटा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, वहीं पे आपका इम्प्लांटेशन होगा। यानी कि जाइगोट जब बनेगा उसके बाद बेबी फॉर्मेशन के लिए ये जाके अटैच होगा टू द यूट्रस के किस वॉल से, एंडोमेट्रियम वॉल से। चलिए दोस्तों, ओवरी, ओवरी से निकला क्या बेटा, ओवम। क्लियर है? ये धीरे 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 मूव करके कहाँ आ गया, एम्पुला में। कहाँ आ गया बेटा जी, एम्पुला में आ गया। फिर यहां से पेनिस, पेनिस से क्या लिबरेट आउट हुआ, अरे बोलेंगे, पेनिस से लिबरेट आउट हुआ आपका सीमेन या स्पर्म। अब ये स्पर्म यहां आपको दिख रहा है,
ये स्पर्म धीरे 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 मूव 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 करके आ जाएगा आपके यहाँ पे एग के पास में। तो यही बोला था कि अम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आपके एम्पुला में होगा। क्लियर है जी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला, और यहाँ पे आपका स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दैट विल टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। और वो भी किस रीजन में, ये वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये रीजन हो गया एम्पुला, और ये जो पतला वाला रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे बेटा, एम्पुला में। तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जब ये दोनों मिलेंगे एम्पुला में तो बनेगा क्या बेटा जी, तो बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। क्लियर है जी, तो जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे बेटा जी, आपके एम्पुला में। और मुझे और आपको सबको मालूम है कि बेटा यही जाइगोट के अंदर में, इसी जाइगोट के अंदर में आपके बहुत सारे क्लीवेज डिवीजन होंगे, यानी बहुत सारा माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से हम बने हुए हैं। मिलियन ऑफ सेल्स जो फॉर्म होंगी वो सारी सेल्स कहाँ से आई हैं बेटा जी, आपके सिंगल सेल जाइगोट से आई है। यानी हमारा कर्ता धर्ता माता पिता कौन है, जाइगोट है, यानी जाइगोट एक सिंगल सेल से हमारा पूरा फॉर्मेशन हुआ है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से डिवीजन होते हैं, क्या क्या हम कहते हैं, अलग अलग जो सेल्स उसमें फॉर्म होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिएगा कि भैया एम्पुला पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। नोट डाउन करेंगे इस बात को। चलिए बेटा जी देखते हैं तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। यानी देखिए सबसे पहले ओवम है, ओवम का अपना एक न्यूक्लियस है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। और मुझे मालूम है कि बेटा गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा बेटा इसके पास, यानी कि आपके ओवम के पास 23। अब यहाँ से आया आपका ये बेटा दिख रहा है, ये आया आपका स्पर्म। तो एग के अंदर में आपके स्पर्म की टेल नहीं जाती, केवल आपका स्पर्म का हेड जाएगा, क्योंकि भैया न्यूक्लियस है कहाँ, हेड में। तो हेड रीजन फट जाएगा, न्यूक्लियस रिलीज हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें डिजेनरेट हो जाएंगी। तो ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है स्पर्म का। भैया आपका स्पर्म भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास भी कितने हो गए, 23। ये दोनों कंबाइन हो गए तो एक सिंगल सेल बनता है, एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी जाइगोट। क्या बोलते हैं, सिंगल सेल एक बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा जाइगोट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जाइगोट के बाहर में एक लेयर मौजूद थी, नॉन सेलुलर लेयर, दैट इज नॉन एज द जोना पेलुसिडा। ये आपके जाइगोट के साइड में प्रेजेंट रहेगी, दैट विल बी द नॉन सेलुलर लेयर, दैट विल बी द जोना पेलुसिडा विल बी प्रेजेंट आपके जाइगोट के चारों तरफ। ये हो गया आपका जाइगोट। क्लियर है जी, और जाइगोट विल बी सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा। अभी भी यहाँ पे जोना पेलुसिडा इंटेक्ट रहेगी, किसके साथ में, जाइगोट के साथ में। अब ये जो जाइगोट है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, भैया एन आया कहाँ से, मेल से, एन आया कहाँ से, फीमेल से, दोनों कंबाइन हुए तो 2n, इसीलिए इसको बोला क्या बेटा, डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिल गए तो क्या बोला, डिप्लॉइड जाइगोट। और दिस डिप्लॉइड जाइगोट, यही जो एक सिंगल सेल है जो जाइगोट है, इससे हम पूरा बन सकते हैं। यानी ये जाइगोट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ whole organism. That's why another name that is given to the zygote is टोटियोपोटेंट सेल। इसको हम लोग बोलते हैं टोटियोपोटेंट सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यही एकमात्र सेल है पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में, ध्यान रखिएगा पूरे ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही टोटियोपोटेंट सेल होती है। कौन सी बेटा, आपका जाइगोट, और वो भी हमारे में नहीं बन रही, फीमेल में बन रही है।
तो टोटियोपोटेंट सेल विच कैन गिव राइज टू अ होल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल जाइगोट, और हमारे में इतनी सारी सेल्स फॉर्म होती है, वो बनती कहाँ से है, तो जाइगोट से बनती है। तो अगर कोई भी सेल जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी होती है, दैट सेल इज नोन एज टोटियोपोटेंट सेल, और वो टोटियोपोटेंट सेल है कौन बेटा, जाइगोट। तो मैंने लिख दिया डिप्लॉयड जाइगोट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टोटियोपोटेंट सेल, इट इज द ओनली सेल which can form the whole organism, so it can be considered as टोटियोपोटेंट सेल। यानी हमारा जो पूरा जन्म हुआ है, हम जो पूरे बने हैं, लाखों मिलियन सेल्स हमारे में है, वो कहाँ से बनी है, सिंगल सेल, दैट विल बी द जाइगोट से बनी है। क्लियर है जी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जाइगोट के वो मैंने बता दिए। ये रहा जाइगोट बेटा 2n, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में 46, और ये जाइगोट के चारों तरफ इंटैक्ट रहेगी जो नॉन सेलुलर लेयर, दैट विल बी द जोना पेलुसिडा। नोट डाउन करेंगे इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बेटा जी, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमारा डिप्लॉयड जाइगोट होगा, इसके अंदर में क्या होगा, तो देखिए डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर में एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। क्या बोलेंगे बेटा, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे जो जाइगोट है वो अब जाइगोट के अंदर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगेंगे, यानी नई सेल का फॉर्मेशन होगा जाइगोट के अंदर में। तो ये जाइगोट क्लीव करके दो सेल बना लेगा, एक और एक। चूंकि ये माइटोटिक सेल डिवीजन है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 2n होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 2n होगा। तो द स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द जाइगोट, जो जाइगोट के अंदर में स्पेशल टाइप का डिवीजन हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। यानी जाइगोट क्लीव करेगा, टूटेगा छोटे छोटे पार्ट्स में। तो पहले जो जाइगोट होगा वो टूटेगा दो सेल्स में, तो दो नई सेल्स बनी। तो सेल नंबर पहले कितना था, एक ही था, अब कितने हो गए, एक में दो भाग हो गए। अब सपोज कर लीजिए रोटी का साइज इतना है, पहले क्या था बेटा, सपोज कर लीजिए ये आपका रोटी है, पहले इसको खाने वाला एक बंदा था, अब जब इसको खाने वाले दो बंदे हो गए, तो रोटी को मैंने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। यानी बेटा जी अब साइज जो सेल का वो बढ़ा कि घटा, तो ये साइज क्या हो गया, आधा आधा हो गया ना, घट गया, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल में कितने नई सेल बन गई, दो बन गई, तो सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इस तरह से नहीं समझ में आया। अब मान लीजिए पहले एक गुब्बारा है, बैलून है, ठीक है जी, मैंने हवा भर के उसको फुला दिया। अब क्या बोला कि बेटा जी ये इसमें डिवीजन हो गया। क्या हो गया, जैसे पहले इसमें मैंने हवा भरी, मान लीजिए ये हवा भरी, ठीक है जी, तो पहले एक सिंगल सेल था, फिर इसी के अंदर में डिवीजन हो गया, मैंने बीच से इसको डिवाइड कर दिया। तो बेटा देखिए आधा और आधा, यानी बेटा जी सेल का साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा सेल का साइज क्या हो गया, डिक्रीज होने लगेगा। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, सेल नंबर इंक्रीज हुआ। पहले एक सेल थी, ठीक है, कोई डिवीजन नहीं था, अब सेल हो गई दो। बेटा आपका बाहर में एक लेयर कंटेक्ट है, दैट इज जोना पेलुसिडा, इसकी वजह से सेल बड़ा नहीं हो सकता, सेल जितना है उतना ही रहेगा। तो बेटा डिवीजन कहाँ होगा, जाइगोट के अंदर में हो रहा है, तो बेटा धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो गया, घटता जाएगा। तो साइज ऑफ सेल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो आपको याद रखना है जाइगोट के अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होगा, दैट इज नोन एज क्लीवेज डिवीजन। यानी जाइगोट के अंदर में क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज के स्टार्ट होने की वजह से 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड होंगी, और चूंकि ये माइटोटिक सेल डिवीजन है तो वही इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा, इसका भी 2n क्रोमोसोम, उसका भी 2n क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेल नंबर एक से कितने हो गए, दो। जाइगोट में अब कितनी सेल बन गई हैं, दो। तो पहले केवल एक ही सेल थी, अब उसमें दो सेल बन गई, तो सेल का साइज क्या हो गया, घट गया ना जी। तो नंबर ऑफ सेल दो, साइज ऑफ सेल
क्या हो गई, घट गई। अब इन दोनों को, यानी जो नई सेल्स बनी है, क्या बनी है, जो न्यू सेल्स बनी है फॉर्म्ड इन द जाइगोट ड्यू टू द माइटोटिक सेल डिवीजन, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो जो क्लीवेज डिवीजन करके जो सेल्स बन रही है उनको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर। तो इसको लिख लीजिएगा, न्यू सेल्स formed in zygote due to cleavage division called as ब्लास्टोमियर। ठीक है जी, जरा लिख लीजिएगा। तो जो सबसे पहले यहाँ जाइगोट के अंदर में क्लीवेज डिवीजन हुआ, जाइगोट टूटा है, एक सेल से दो सेल बनी है, और उन दोनों सेल में भी आपके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रही है, सेल का साइज थोड़ी ना बढ़ रहा है, केवल सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसका साइज नहीं बढ़ रहा है, पहले एक सेल थी, मान लीजिए इसके अंदर में एक ही डिवीजन था, अब दो सेल हो गए, सेल का साइज क्या हो गया, घट गया ना जी। अब थोड़ा और कर लीजिए, 1 2 3 4, धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो रहा है, देखेंगे पहले बड़ी थी, फिर धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो गया, छोटा होता जाएगा। तो आपको याद रखना है ब्लास्टोमियर, यानी बेटा जी जो क्लीवेज डिवीजन करके जो दो नई सेल्स बनी है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्लियर है जी। तो न्यू सेल जो फॉर्म हो रही है ड्यू टू द स्पेशल माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लीवेज डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन ही है क्लीवेज डिवीजन। तो नई सेल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे बेटा जी, ब्लास्टोमियर। नोट डाउन करेंगे इसको, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो जो नेक्स्ट मैंने बोला कि फिर से अब क्या होगा, फिर से पहले हमने देखा कि यहाँ पे जाइगोट बना था जो कि एक सिंगल सेल था, उसमें कौन सा डिवीजन हुआ, क्लीवेज डिवीजन, माइटोसिस, ये एक प्रकार का माइटोसिस सेल डिवीजन है। तो एक जाइगोट में कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई, तो सेल नंबर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन साइज जो होगा जाइगोट का वो क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर जो नेक्स्ट होगा, द नेक्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, जो नेक्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, तो अगर आपने कहीं पे डिवीजन पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, तो पहला माइटोटिक सेल डिवीजन अगर होगा तो दो नई सेल्स बनेंगी, फिर उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो ये दोनों भी फर्दर डिवाइड करेंगी, तो कितनी सेल बन जाएंगी, 4, 1 2 3 4, 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो बेटा जी जब आप देखेंगे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जब इसमें होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई, 4। अब बताइए, एक जाइगोट के 4 हिस्से कर दिए, तो भैया सेल का साइज घटेगा कि बढ़ेगा, तो सेल का साइज क्या होगा, और ज्यादा घट गया। और चूंकि जब यहाँ पे 4 डिफरेंट न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो जाएंगी, तो यहाँ हम इसको जाइगोट नहीं कहेंगे, अब इसको हम इम्ब्रियो कहना स्टार्ट कर देंगे। क्या कह देंगे बेटा, इसको इम्ब्रियो कहना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा जी, अभी भी जोना पेलुसिडा लेयर इसके चारों तरफ इंटैक्ट है, और ये जो नई सेल्स बनी है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे 4 डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स बन गई। अब जो नेक्स्ट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बाहर में और फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन चलता रहेगा इसमें, ठीक है जी। तो बेटा जी कहती है बाहर वाली लेयर, अगर मान लीजिए वही जोना पेल्यूसिडा, जब बेटा जी यहाँ पे क्लीवेज डिवीजन करने के बाद में इस जाइगोट के अंदर में 8 से 16, कितना मैंने बोला, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज फॉर्म हो जाएगी। यानी कि इस जाइगोट का 8 से लेके 16 के बीच में डिवीजन अगर हो गया, तो मैं कर लेता हूं भैया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ठीक है, तो आप खुद भी इमेजिन करिए बेटा। जैसे देखिए यहाँ पे सेल 2 थी तो सेल का साइज क्या था, बड़ा था कि नहीं था। धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे भी सेल नंबर, अगर कोई भी जाइगोटिक, अगर मान लीजिए इसके अंदर में डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, तो जाइगोट का जब 8 to 16 स्टेज आती है, या 8 to 16 सेल स्टेज कहो या 8 to 16 ब्लास्टोमियर कहो, इस स्टेज को बोला जाता है बेटा जी मोरुला। क्या बोलेंगे, जहां पे 8 से 16 सेल स्टेज, यानी जाइगोट के बनने के बाद अब कितनी सेल स्टेज आ गई, 8 से 16 सेल स्टेज, या इसी को हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमियर भी आप कह सकते हैं। क्योंकि बेटा हर एक को मैंने क्या बोला है, हर एक होता है ब्लास्टोमियर। हर एक सेल जो जाइगोट के अंदर में क्लीवेज करके बन रही है उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। तो 8 to 16 सेल स्टेज या 8 to 16 ब्लास्टोमियर, कुछ भी कहिए, दोनों में से अगर ये वाली स्टेज ऑब्टेन्ड होगी तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बेटा जी मोरुला स्टेज। क्या बोलेंगे बेटा जी, मोरुला। यानी ध्यान से सुनिएगा, द स्टेज इन विच जाइगोट के अंदर में जो क्लीवेज डिवीजन होगा और इसकी वजह से 8 to 16 न्यू सेल फॉर्म्ड होंगी या 8 to 16 नए ब्लास्टोमियर फॉर्म होंगे, देन दैट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट, मोरुला स्टेज। ध्यान से सुन लीजिएगा, दैट स्टेज इज नोन एज द मोरुला स्टेज। ध्यान से सुन लीजिएगा, दैट इज नोन एज द मोरुला स्टेज। यानी कि जाइगोट के अंदर में 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो या 8 से 16 स्टेज जो होती है उसको हम लोग मोरुला बोलते हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटा जी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर 4 सेल्स हो गई डिवाइड करके, अगर 4 न्यू सेल्स फॉर्म हो गए तो वहां से हम उसको एम्ब्रियो कहना स्टार्ट कर देंगे। तो मोरुला में तो 8 से 16 स्टेज है ना भैया, तो मोरुला में 8 से 16 स्टेज है, तो ये भी तो एम्ब्रियो है कि नहीं है। तो मैंने बोला मोरुला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एम्ब्रियो, क्या बोला, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, और द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल स्टेज कैन बी कंसिडर्ड एज मोरुला। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, मोरुला बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एम्ब्रियो जिसकी सेल स्टेज कितनी है बेटा जी, 8 से 16 नई सेल उसके में आएंगी, या 8 से 16 क्या होंगे, नए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर में 8 से 16 सेल का स्टेज आ जाए, उसी को हम बोलेंगे मोरुला। तो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल स्टेज कैन बी कंसिडर्ड एज मोरुला। तो अब तक हम बना चुके हैं बेटा जी मोरुला। इसके बाद हम देखेंगे और भी चीजें जो आपके डिफरेंट स्टेजेस में होंगी। पहले इसको आप नोट डाउन करिएगा, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने स्टार्ट किया था सफर अपना सिंगल सेल से। सिंगल सेल डिवाइड हुआ 2 में, तो भैया इसको हमने सेल नंबर इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज होने लगा, फिर नंबर ऑफ सेल 4 हो गए तो हमने इसको बोला और भी सेल डिक्रीज, साइज ऑफ द सेल डिक्रीज हो गया, उसको हमने बोला एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो के अंदर में 8 से 16 स्टेज आ जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, मोरुला। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 स्टेज कैन बी कंसिडर्ड एज मोरुला। अभी तक यहाँ तक जितना भी हो चुका है इसको आप नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। चले बेटा देखिए अब क्या हुआ, जब 8 से 16 सेल स्टेज थी तो इसको हमने बोला मोरुला। क्या बोला बेटा, मोरुला। या तो 8 से 16 सेल स्टेज दे रखा हो या 8 to 16 ब्लास्टोमियर दे रखा हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया क्लीवेज डिवीजन से जो सेल बनी है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब क्या होगा बेटा, जो ये मोरुला है, मोरुला फर्दर डेवलप होगा, यानी
जब कुछ एक सेल्स और डिवाइड कर जाएंगे, कुछ और ज्यादा माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाएगा, नियर अबाउट मान लीजिए 100 ऑफ सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर में आपका जोना पेलुसिडा और ये आपके अंदर में 100 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड हो गए मान लीजिए। तो होगा क्या बेटा जी, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया सर्विक्स, क्लियर है जी। ये आपका फैलोपियन ट्यूब। सुनिएगा, तो फर्टिलाइजेशन हुआ था यानी जाइगोट बना था एम्पुला में। उसके बाद बेटा मोरुला भी जो बनेगा वो आपका यहाँ पे यानी कि 8 to 16 सेल स्टेज जो होगी, जो मोरुला होगा ये आपके बनेगा इस्थमस में। यानी जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे बेटा जी ये आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे आ रहा है आपके इनटू द यूट्राइन कैविटी। जो आपका ये कैविटी है उसके आसपास में आ रहा है। बाहर वाले को क्या बोला था, पेरीमेट्रियम। इसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर में जो होगा उसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, एंडोमेट्रियम। तो बेटा धीरे धीरे ये मोरुला आगे डेवलप होगा। जब वो 100 सेल के आएगा या 100 सेल के आसपास में आएगा, जैसे मान लीजिए तो इसके अंदर में नंबर ऑफ सेल्स जो हो गई एम्ब्रियो के पास में 100 सेल्स हो गई। कितनी हो गई बेटा, तो नियर अबाउट 100 सेल्स ये फॉर्म्ड होंगी। तो फर्टिलाइजेशन के लगभग चौथे दिन बाद यानी कि आफ्टर 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपका मोरुला धीरे धीरे डेवलप होके जब वो 100 सेल का हो जाएगा तो आ जाएगा आपके यूट्रस की कैविटी के अंदर में। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। मान लीजिए ये आपका 100 सेल्स बन गई, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो जो होगा 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो मूव टू, कहां चलाएगा बेटा, एम्ब्रियो मूव टू यूट्राइन कैविटी। यानी ये जो 100 सेल का जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की कैविटी के अंदर में आ जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट बेटा, यूट्राइन कैविटी। यानी कि जब ये 100 सेल का होगा तो आपके यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। कितने दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के ये आ जाएगा आपके किस कैविटी में, यूट्रीन कैविटी के अंदर में। यानी यूट्रस के कैविटी के अंदर में ये आ जाएगा आपका 100 सेल्स का एम्ब्रियो 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के। तो बेटा अगर आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं कि जैसे ही ये 100 सेल की स्टेज में आएगा ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से मूव करके आपके यूट्रीन कैविटी में आ जाएगा। कहां पे आएगा, यूट्रीन, ये यूट्रस की कैविटी है। आफ्टर 4th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली होता क्या है, जरा देखिएगा। मान लीजिए यहाँ ओव्यूलेशन हुआ आपके, बेसिकली ओव्यूलेशन होगा मिड ऑफ द साइकिल पे, वहां से तो जो फेज स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज द ल्यूटियल फेज और द सिक्रेटरी फेज। ये फिक्स फेज है 14 दिन की। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ओवम बाहर निकला है। ठीक है जी, ओवम बाहर निकला तो ओवम की लाइफ साइकिल कितनी है, ऑब्वियसली 1 डे। तो ये स्पर्म आया यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म आया, उसने इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो ये दोनों का जब स्पर्म और एग मिले
यहां हो गया बेटा जी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद, तो यहां से ये पूरी फेज है कितनी 14 डेज की, तो ऑन 4th डे, तो चौथे दिन ये आपका 100 सेल का एम्ब्रियो आ जाएगा कहां पे, यूट्रीन कैविटी में, यूट्रस की कैविटी में आ गया। अगर आपको याद होगा इस समय जो हमने देखा था कि एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में क्या चेंजेस थे, देखिए एंडोमेट्रियम कीप ऑन ग्रोइंग। तो जब आपको याद होगा बेटा जी, जैसे ही एग रिलीज होता था एंडोमेट्रियम माँ की तरह थी, और ये क्या करने लगती थी, सपने सजाने लगती थी, अरे यार मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा आएगा, तो क्या मैं उसे भूखा मारूंगी क्या, नहीं ना। तो एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर लेती थी, और यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या सिक्रेट करती थी, ग्लाइकोजन। तो यहाँ से दनादन 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 एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वहां से निकल रहा है बेटा ग्लाइकोजन। क्या निकल रहा है, ग्लाइकोजन। तो बेटा जब ये 4th डे पे ये आपका आया है 100 सेल का एम्ब्रियो, जो आया है यहाँ पे एम्ब्रियो, ये है बेटा आपके 100 सेल का, ठीक है जी। 100 सेल का जो एम्ब्रियो आया है, जो 100 सेल का है, कितने का है, 100 सेल का है, नियर अबाउट 100 सेल का है। तो ये जैसे ही यहाँ आएगा, ये बेटा जैसे ही यहाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के पास में आएगा, एंडोमेट्रियम क्या सिक्रेट कर रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, क्या निकल रही है, ग्लाइकोजन। क्या निकल रही है, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन का अटैक होगा किसके ऊपर, यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ, मान लो इसे आके यहाँ पे यूट्रिन कैविटी में आ गया है, ये आपका 4th डे पे, ध्यान रखिएगा 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पूरा जो फेज है 14 दिन की होती है, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, आपको विजिबल है कि नहीं है, चलिए विजिबल है। तो ये जो पूरा सिक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज 14 दिन का है, उसमें से फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन बाद, ठीक है जी, ये एम्ब्रियो 100 सेल का यहाँ आया, तो ये ग्लाइकोजन क्या कर रहा है बेटा, ये जो ग्लाइकोजन है ये दनादन दनादन किसको, किसके अंदर घुसने लगेंगे, आपके जो ये 100 सेल का एम्ब्रियो आया है इसके अंदर में जो ग्लाइकोजन सीक्रेट हो रहा है, जो ग्लाइकोजन सीक्रेट हो रहा है, ये किसके अंदर में घुसना स्टार्ट कर देगा, आपका जो 100 सेल का एम्ब्रियो है इसके अंदर में आपका ग्लाइकोजन घुसना स्टार्ट कर देगा, दे दनादन दे ग्लाइकोजन दे ग्लाइकोजन दे ग्लाइकोजन। क्योंकि बेटा एंडोमेट्रियम माँ की तरह है, वो क्या कर रही है, पालना स्टार्ट करेगी, यानी देखेगी अरे ये तो ओ माय गॉड फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट के बाद में ये तो 100 सेल का एम्ब्रियो बन गया, अरे बेटा आजा बेटा, उसको क्या करेगी, तुरंत के तुरंत ग्लाइकोजन देना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही ये ग्लाइकोजन देगी तो होगा क्या बेटा जी, सुनिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये इसको ग्लाइकोजन देना स्टार्ट करेगी, क्या देना स्टार्ट करेगी, ग्लाइकोजन देना स्टार्ट करेगी, तो ये जो 100 जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स आपके सेंटर में दिख रहे हैं वो धीरे धीरे अरेंज हो जाएंगे पेरीफेरी पे। तो जैसे ही ये ग्लाइकोजन इसके अंदर में आएगा, देखिए तो ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, जैसे ही ग्लाइकोजन एंडोमेट्रियम के वॉल से आएगा तो ये सारा जो सेल इसके अंदर में है वो अरेंज हो जाएगा पेरीफेरी पे, और बीच में एक कैविटी जनरेट हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी। और ये ब्लास्टोसिल कैविटी में होगा क्या बेटा, सेल के अंदर में जा क्या रहा है, तो ब्लास्टोसिल में पूरा भरा होगा ग्लाइकोजन। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। और कुछ सेल जो आपके पेरीफेरी पे चली जाएंगी, तो पेरीफेरी पे जो सेल जा रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे जी, तो इसको जरा मैं डिलीट कर देता हूं, ये तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है ना जी। मोरुला क्या होता है, ये आपका 8 to 16 स्टेज है, दैट इज नोन एज द मोरुला। तो देखिए
जो सेल्स यहाँ ग्लाइकोजन इसके अंदर में आया ऑन द 4th डे, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो सेल्स हो गई ये अरेंज हो गई सराउंडिंग में यानी कि पेरिफेरी पे, तो इसको बोला बेटा ट्रोफोब्लास्ट सेल। और कुछ सेल जो होंगी एग्रीगेट कर लेंगी एक जगह पे, कुछ एग्रीगेशन बना लेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। तो ऐसा हुआ क्यों, जरा सुनिएगा। हुआ क्या था, जाइगोट से मोरुला बना, मोरुला के बाद में जब बेटा धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ये एम्ब्रियो जो होगा नियर अबाउट 100 सेल के आसपास में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यूट्रस की कैविटी के अंदर में, यूट्रीन कैविटी के अंदर में। किस दिन पे आएगा, ऑन 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी यूट्रस में घुसेगा ऑन 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही वो वहां घुसता है, फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन बाद ये एम्ब्रियो घुसता है, तो वहां पे उसको अलग सराउंडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चे के लिए, ग्लाइकोजन बना रही थी, तो जो ग्लाइकोजन सिक्रेट करती है, इसीलिए तो इसका नाम है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये चौथे दिन से लेके 5वें दिन तक दे ग्लाइकोजन उसको सप्लाई करती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर में ये जो सेल्स थी, क्या होंगे बेटा, ये जो सेल्स थी यहाँ पे जब ग्लाइकोजन इसके अंदर में भरता जाएगा, मान लीजिए इसके अंदर में ग्लाइकोजन, मैं जी से दिखा देता हूँ, जी फॉर ग्लाइकोजन इसके अंदर में भरता जा रहा है, ग्लाइकोजन इसके अंदर में भरता जा रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और 5वें दिन, किस दिन पे बेटा, ऑन 5th डे, ध्यान रखिएगा 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन बाद यहाँ पे जो भी सेल्स होंगी ग्लाइकोजन के आने की वजह से सेल्स अरेंज हो जाएंगी पेरिफेरी पे, तो जो सेल्स अरेंज हो गई पेरिफेरी पे उसको बोला ट्रोफोब्लास्ट। जो सेल्स एक जगह अरेंज हो गई उनको बोला इनर सेल मास। और जो अंदर में जो कैविटी क्रिएट हुई है इसको बोल दिया ब्लास्टोसील कैविटी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो 5वें दिन बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। यानी मोरुला धीरे धीरे डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से बना, तो बेटा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जो 4th डे पे आपका मोरुला से जो डेवलप स्टेज है 100 सेल की, वो आएगी आपके यूट्रीन कैविटी में। जैसे ही घुसेगी उसे दिखा कि दे दनादन उसको क्या मिलने लगेगा, ग्लाइकोजन मिलने लगेगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और नई सेल को फॉर्म कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी क्या, ये जो डिफरेंट सेल जो बनाएगा 5वें दिन बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ये ग्लाइकोजन इसके अंदर में जा रहा है, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है जी, थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गई, जैसे जैसे इसके अंदर में ग्लाइकोजन भरता गया, ग्लाइकोजन इसको भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये है, तो जी फॉर ग्लाइकोजन इस सेल के अंदर में भरता गया, ग्लाइकोजन इस सेल के अंदर में भरता गया, तो ये 100 सेल थी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ग्लाइकोजन जब इसमें भरता गया तो सेल्स अरेंज हो गई पेरिफेरी पे, जिसको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट सेल। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ सेल्स अरेंज हो गई और एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लिया, एक किसी कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज नोन एज, इसको हमने बोला इनर सेल मास। और जो बीच में आपको कैविटी दिख रही है, ये कैविटी है ब्लास्टोसील, जो कि बनी है बेसिकली, उसके अंदर में होगा क्या, ग्लाइकोजन। और ये जो सेल बनी है, ये यहाँ पे ये जो सेल बनी है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट सेल। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि 5th डे पे बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन पे बनेगी आपका
ब्लास्टोसिस्ट। और क्यों बनेगी ये भी चीजें मैंने बता दी, क्योंकि एंडोमेट्रियम से की लाइनिंग पे जाके ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम पे जैसे ही घुसेगी एंडोमेट्रियम के अंदर में सॉरी यूट्रिन कैविटी में, तो एंडोमेट्रियम इसको क्या देने लगेगी, ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। और ये चौथे नहीं 5वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी। चलिए बेटा जी, तो आपने देखा कि पहले मोरुला बना 8 to 16 सेल स्टेज, फिर जब ये 100 सेल की स्टेज में आएगा तो ये पहुंचेगा आपके यूट्रिन कैविटी में, जिसकी वजह से उसके अंदर में बहुत सारे ग्लाइकोजन घुस जाएगा, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग से निकल रहा होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, इसकी वजह से जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा 5वें दिन, जरा ध्यान रखिएगा, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ऑन 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुला, या उसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ग्लाइकोजन यानी कि आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग से यहाँ पे ग्लाइकोजन आके पूरा भरता जाएगा। तो जो कैविटी है जिसके अंदर में ग्लाइकोजन मौजूद होगा, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिल। क्या कहते हैं बेटा, ब्लास्टोसिल। क्लियर है जी। और इसकी वजह से और सारी सेल्स पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगी, तो जो पेरिफेरी पे अरेंज होती है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी सेल्स एक साथ कंबाइन करके, नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, या दूसरा नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा, यही जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फ्यूचर में डेवलप करके प्लेसेंटा बनाएगा, तो इसको फ्यूचर प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, फ्यूचर प्लेसेंटा कहेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा। और ये जो इनर सेल मास है या एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा बेटा, डेवलप करके एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। किसको बनाएगा, डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आपको पता चल गया कि फ्यूचर प्लेसेंटा कौन है, तो ट्रोफोब्लास्ट। और फ्यूचर एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, तो वो इनर सेल मास से या एम्ब्रियोब्लास्ट से बनेगा। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट आपके किस डे पे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपका ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन निकल के आएगा, इसके अंदर भर जाएगा, तो सारी सेल सराउंडिंग में आ जाएंगी, पेरिफेरी पे चली जाएंगी, उनको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और जो कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर मिलके बनाएंगे दैट इज नोन एज इनर सेल मास। और भैया जो कैविटी है जो बनी हुई है ग्लाइकोजन से, उसको बोल दिया ब्लास्टोसिल कैविटी। क्लियर है जी, क्लियर है जी। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। फिर यही जो है ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया इट इज अ फ्यूचर प्लेसेंटा। और यही इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट भी इसको कहते हैं, फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो। तो इसको मैं फ्यूचर एम्ब्रियो भी कह सकता हूँ। क्लियर है जी। तो फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद तक का सारा प्रोसेस हमको समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी भी इसकी सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा लेयर बनी हुई है। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी भी इसकी सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा लेयर बनी हुई है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी भी जब तक ब्लास्टोसिस्ट बना है तभी भी इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, जोना पेलुसिडा लेयर बनी हुई है। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए बेटा जी, इसके बाद क्या होगा, जब 5th डे पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो उसके बाहर अभी भी जोना पेलुसिडा लेयर रहेगी, लेकिन अब ये फर्दर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है ये सीक्रेट करेगा कुछ एंजाइम
जिसकी वजह से ये जोना पेलुसिडा रप्चर कर जाएगी और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट निकल के धीरे धीरे किसके पास आएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास में आएगा और उसके अंदर में हॉलो कैविटी क्रिएट करेगा, या गड्ढा या बोरो क्रिएट करेगा और जाके ये ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से, तो मैं इसको पूरी तरह से बना लेता हूं, ये पूरी तरह से आपके एंडोमेट्रियम के अंदर में घुस जाएगा। क्लियर है जी, ध्यान रखिएगा। इस तरफ आपका इनर सेल मास, तो किस स्टेज में ये इम्प्लांट होगा, तो याद रखिएगा ब्लास्टो, जैसे ही आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर में ये बोरो करके स्पेस बना के घुस जाएगा, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जनरली होगा 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कितने दिन बाद होगा, तो इसी को हमने बोला इम्प्लांटेशन। किस स्टेज में होगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होगा और 7th डे पे होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बाद होगा। इस चीज को जो मैंने चीजें बताई वो यहाँ लिखी हुई है। जोना पेलुसिडा विल रप्चर ड्यू टू सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ये निकालेंगी ब्लास्टोसिस्ट सीक्रेटेड बाय द ब्लास्टोसिस्ट। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट टू बोरो, इसके अंदर में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है आपकी, जो ये वाली लाइनिंग है, इसके अंदर में गड्ढा क्रिएट करने लगेगी, स्पेस क्रिएट करने लगेगी और उसके अंदर में जाके पूरी तरह से इम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है, एंड बोरो इनसाइड द एंडोमेट्रियम एंड बिकम इम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। इसी को हम बोलते हैं बेटा जी इम्प्लांटेशन, इसी को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होगी, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होगी और किस दिन होगी बेटा, तो 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बाद आपका क्या होगा बेटा जी, इम्प्लांटेशन। क्लियर है जी। इस बात को जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, इस बात को यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ डायग्राम आपके दे रखा है। तो याद रखिएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर जाके क्या करेगी बेटा, पूरी तरह से इम्बेडेड हो जाएगी, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा इसको चेंज करके मैं बनाता हूँ, देखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 दिन का अंतराल है, ठीक है जी। ठीक है, तो ऑन 4th डे, 14 फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद यहाँ पे कितनी सेल स्टेज आई, 100 सेल स्टेज आई और ये मैंने बना लिया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। तो ये जैसे ही यूट्रीन कैविटी में आएगी 100 सेल, तो इसने क्या दिया बेटा, इसने दे दनादन दे दनादन दे दनादन, उनको क्या दे दिया, ग्लाइकोजेन, जिसकी वजह से उनके अंदर में कैविटी क्रिएट हो गई और कैविटी क्रिएट हो गई और एक नई सेल बनी, जिसको हमने बोला 5वें दिन जो सेल बनी उसको हमने क्या बोला था, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला बेटा जी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनी। क्लियर है जी, ठीक है जी। इसके बाद 6th डे पे मान लीजिए आपकी जोना पेलुसिडा लेयर क्या हुई, हटाई गई ड्यू टू द सम एंजाइम्स दैट इज रिलेटेड बाय द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ऑन द 7th डे, 7वें दिन पे, अब ये जो आपका ये 7वां दिन है, ये एम्ब्रियो जो है या जो ब्लास्टोसिस्ट है ये पूरी तरह से इम्बेडेड हो गया। ये किसकी वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर में आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी, इम्प्लांटेशन। जरा ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं
इम्प्लांटेशन। तो चौथे दिन 100 सेल ट्यूमेनिंग, फिर उसके बाद 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद 7वें दिन ये पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट घुस जाएगा। जोना पेलुसिडा लेयर यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट होगा तो उसके बाहर में जोना पेलुसिडा लेयर भी होगी, जोना पेलुसिडा लेयर भी मौजूद होती है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन जो इम्प्लांटेशन होगा तो वहां पे जोना पेलुसिडा लेयर मौजूद नहीं रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। क्लियर है जी? अब देखेंगे इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा जी, जब मैं देख रहा था तो एम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मिमिक्स द एलएच हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कौन सा हार्मोन मिमिक करता है। अगर आपने मेरे साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है तो आपको याद होगा बेटा जी, जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां पे एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। एफएसएच भी होता है, लेकिन एलएच हार्मोन दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। तभी आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वहां से एग या ओवम जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करता है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि जो फेज होगी दैट इज द ल्यूटियल फेज, यानी यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है जी? तो यही एलएच जो है, एलएच वो क्या करता था, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था। क्या करता था बेटा? मेंटेन करता था नेक्स्ट 14 डेज तक, नेक्स्ट 14वें दिन तक ये इसको मेंटेन करता था कॉर्पस ल्यूटियम को। और यही इसी कॉर्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट में निकलता था प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हमने प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा था, और एस्ट्रोजन। क्लियर है जी? तो बेटा जी जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ये ल्यूटियल फेज कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बेटा जी एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होता जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तो डीजनरेट कर जाएगा। ये खतरा है कि नहीं है हमारे पास? तो बेटा जी नो डाउट ये तो खतरा है कि जैसे जैसे एलएच कम होगा वैसे वैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी कॉर्पस एल्बिकेंस यानी कि डीजनरेट होने की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन बेटा जी जैसे इसका लेवल कंप्लीट होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आपका तभी कॉर्पस ल्यूटियम निकाल पा रहा था। ठीक है जी? तो होता क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बाद, यानी कि इम्प्लांटेशन 7वें दिन हुआ था, जस्ट एक दिन बाद 8वें दिन बाद जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है जिसके अंदर में आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है ये सिक्रेट करने लगती हैं, इन्हीं को तो हमने बोला था फ्यूचर क्या, प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है सिक्रेट करने लगती है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज नोन एज HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन? HCG हार्मोन। अब ये जो HCG हार्मोन निकलता है आपके कहां से, ट्रोफोब्लास्ट सेल से ब्लास्टोसिस्ट के 8वें दिन। किस दिन निकलेगा? 8वें दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस HCG हार्मोन विल बी secreted from the trophoblast cell of the blastocyst। अब जो धीरे धीरे एलएच कम हो रहा था तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा था बेटा, खतरा था कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाए। तो बेटा अब यहाँ पे इसको जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है उसको पालने का काम, उसको मेंटेन करने का काम, उसको बचाने का काम कौन करने लगता है? HCG, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्लियर है जी? तो HCG हार्मोन जो होगा ये अब आपकी कॉर्पस ल्यूटियम वॉल को डिजेनरेट होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि बेटा पहले तो मुझे मालूम है एलएच धीरे धीरे कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने का खतरा है, लेकिन बेटा अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो आपका ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन कौन बनाएगा? तो देखिए
इनिशियली अगर बात करेंगे तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो फीटस डेवलप होता है, वो हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि एलएच का लेवल धीरे धीरे घट रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो सकता है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम 8वें दिन से जिम्मा कौन उठा लेता है? HCG, दैट इज नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो देखिए क्या मैंने बोला, ऑन 8th डे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, स्टार्ट सिक्रेटिंग HCG। क्या सिक्रेट कर रहे हैं? क्योंकि HCG दैट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि इनिशियली लगभग 3 महीने तक जो प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन दैट इज नोन एज द प्रोजेस्टेरॉन को हमने प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला था, तो ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन होगा ये सिक्रेटेड होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को अब जो है वो मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है बेटा? आपका HCG जो निकल रहा है फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और किस दिन से सिक्रेट होने लगेगा? 8वें दिन से आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जो काम पहले LH क्या करता था? पहले LH आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था। अब LH का लेवल घट गया है तो अब LH की जगह पे क्या आ गया है? HCG। ये अब क्या कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम अब डिजेनरेट नहीं होगा, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वैसे ही बना रहेगा और यहां से हार्मोन निकलते रहेंगे। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो जो काम पहले LH कर रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा था, अब HCH करता है। इसीलिए बोला जाता है कि HCH मिमिक करता है फंक्शन ऑफ LH। तो ये इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। अब आई बात समझ में कि जो क्वेश्चन पूछा था कि क्यों LH का जो फंक्शन है वो कौन करने लगेगा बाद में? HCG। इसीलिए उसको बोला गया कि भैया HCG मिमिक कर रहा है किसके फंक्शन को, किसके एक्शन को? LH के एक्शन को। तो यहां पे लिख लीजिएगा नोट डाल के, HCG mimics the action of LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये बेटा जी जब 8वें दिन ये आपका सीक्रेट होने लगेगा HCG। देखिए चूंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये HCG प्लेसेंटा से निकलेगा। कहां से निकलेगा? प्लेसेंटा से। तो अभी कहां से निकलेगा? अभी तो प्लेसेंटा बना भी नहीं है। तो बेटा ध्यान से सुना होगा अगर, तो मैंने क्या बोला था? दिस ट्रोफोब्लास्ट इज फ्यूचर प्लेसेंटा। यही आगे जाके डेवलप होगा किसमें? प्लेसेंटा में। क्लियर है जी? तो ये जो HCG जो आपका निकलने लगेगा 8वें दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के, तो बेटा यहाँ पे होता क्या है, जब ये पता करना होगा कि कोई एक प्रेग्नेंट आता है ना, प्रेगा न्यूज और ये सब चीज़ आती हैं मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो यूरिन डिस्चार्ज होता है वहाँ पे यूरिन का कुछ सैंपल लेते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो अगर यूरिन के अंदर में HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन डिटेक्ट होगा, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। अगर यूरिन में HCG अब्सेंट है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट या ग्रेविंडेक्स टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवी इंडेक्स टेस्ट बोलते हैं या ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलते हैं। इट इज अ टेस्ट दैट इज, देखो बेटा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ये हो गया है, ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलते हैं इसको।
तो जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविंडेक्स टेस्ट। और ये किस बेसिस पे बताया जाता है? HCG के बेसिस में। अगर यूरिन में HCG है तो प्रेग्नेंट होगी, अगर यूरिन में HCG नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। नोट डाउन कर लेंगे। यही आपका दे रखा है अबाउट द इम्प्लांटेशन। देखिए बेटा जी, जो जो NCERT में जो चीजें दे रखी है इम्प्लांटेशन की, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट, वही क्लीवेज की बात कर रहा है। मूव्स थ्रू इस्थमस, अब भैया 2 सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज की हो गई मोरुला पे, तो अब धीरे धीरे इस्थमस की तरफ जा रही है। ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, अब धीरे धीरे कहाँ पहुंच रही है? यूट्रस की तरफ। फ्रॉम 2 फॉर्म्स करिए 2, 4, 8, 16 डॉटर से, जिसको मैंने क्या बोला था? ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल स्टेज, उसको क्या बोला? मोरुला। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड, और मोरुला डिवाइड करके क्या बना रहा है? ब्लास्टुला। एज इट मूव्स इनटू द यूट्रस, क्लियर है जी? तो बस ये ध्यान रखिएगा, बाहर वाली जो जोना पेलोसिडा वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट से आउटर लेयर को क्या बोला? ट्रोफोब्लास्ट। और उसी ट्रोफोब्लास्ट पे कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगी, दैट इज नोन एज इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट इज द फ्यूचर व्हाट, क्या बोला था बेटा जी? बताइए बताइए। तो ट्रोफोब्लास्ट को हमने बोला था कि फ्यूचर प्लेसेंटा है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाएगा, यही लाइन दे रखा है। As an inner group of cell attached to the trophoblast called as inner cell mass, the trophoblast layer then get attached to the endometrium। देखिए ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, उस एंडोमेट्रियम से कौन अटैच होगा? ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, जो मैंने पहले ही बता दिया था। आफ्टर अटैचमेंट, जब ये अटैच हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, द यूट्रीन सेल डिवाइड, सभी यूट्रीन सेल डिवाइड करेगी ताकि अपने अंदर में ले ले इस ब्लास्टोसिस्ट को। सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रेगनेंसी होती है, इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। इसने केवल एक वर्ड में लिख लिया है, द इनर सेल मास डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। इतना आसान नहीं है, हम पढ़ेंगे कि भैया किस तरह से गैस्ट्रुला फॉर्म होगा। मोरुला के बाद आपका ये ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रुला भी आएगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। उससे पहले कई बार मेरे से बच्चों ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि सर 2 प्रकार के ट्विंस बनते हैं, उनको जरा समझा दीजिए। डाइजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्लियर है? तो उसको मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी? तो 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं। तो मैंने क्या बोला? 2 प्रकार के ट्विंस होंगे जो आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी सिंगल जाइगोट से बनने वाले मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर है जी? क्लियर है जी? दूसरा जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। दूसरा जो होगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या बोलेंगे? तो ये जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं, इनमें सिमिलरिटीज नहीं होगी। हाँ, समय जो होगा वो सेम होगा, बर्थ का 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, ठीक है? लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एकदम एक जैसे होंगे, इसीलिए उसका नाम है आइडेंटिकल ट्विंस। और डाइजाइगोटिक ट्विंस जिसमें 2 जाइगोट बनेंगे, और उसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहेंगे, जो कि नॉर्मल भाई बहन जैसे हम और आप लोग होते हैं। क्लियर है जी? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पे क्या होगा, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं या आइडेंटिकल ट्विंस, यहाँ पे देखिए, तो अब तो ये स्ट्रक्चर सबको फेमिलियर हो गया होगा। जैसे बनाया है समझ ही जाते होंगे कि सर क्या बना रहा है? फेलोपियन ट्यूब। क्या बनाएंगे भैया? फेलोपियन ट्यूब या आपका यूट्रस। क्लियर है जी? अब अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे
ये आपका एग आ गया या ओवा, ये आपका स्पर्म आ गया। तो ये दोनों को मिलने से फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की वजह से सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म हुआ है। तो बेटा जी जब जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा, तो जब ध्यान रखिएगा, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर के आसपास में जब उसमें 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, उससे पहले ही अगर वो स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में टूट जाए, यानी ये जाइगोट, जाइगोट ही तो क्या करता है बेटा, स्प्लिट करता है। पहले किसमें टूटेगा, 2 में, 2 से फिर 4 में, क्लियर है जी, ठीक है। बिफोर 8 सेल स्टेज, तो अगर मान लीजिए 8 सेल जब बनने वाला था, उससे पहले ही वो क्या कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और 2 अलग अलग ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में, ठीक है, एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से पहले they will split into 2 parts। अगर वो स्प्लिट कर गए 2 पार्ट्स में, तो ये जो है मान लीजिए 4 ब्लास्टोमियर इधर है, 4 ब्लास्टोमियर इधर है। तो यहाँ पे एक सिंगल जाइगोट था, अब वो जाइगोट के अंदर में जो डिवीजन हो रहा था, वहीं पे स्प्लिटिंग हो गई, जाइगोट की स्प्लिटिंग हो गई। अब ये जो 4 ब्लास्टोमियर स्टेज है, ये आपके यहाँ एंडोमेट्रियम है, ये जाके एंडोमेट्रियम पे डेवलप हो जाए, ये भी आपके जाके एंडोमेट्रियम पे डेवलप हो जाए, यानी इम्प्लांट हो जाए एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके, ये दोनों क्या हो जाए बेटा जी, एंडोमेट्रियम जो आपको दिख रहा है वहां पे इम्प्लांटेशन हो गया। तो एक इम्प्लांटेशन इधर हो गया, एक इम्प्लांटेशन इधर हो गया, 4 ब्लास्टोमियर का। तो बेटा कितना इम्प्लांटेशन हुआ, 2, और दोनों इम्प्लांटेशन से क्या बेटा कितना जर्मिनेट होगा, एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो होंगे। तो इस प्रकार से जो एम्ब्रियो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटी, क्योंकि जाइगोट तो एक ही था। अब जाइगोट जब 8 सेल होने वाला था, उससे पहले 2 भागों में जाइगोट डिवाइड कर गया। तो मेनली ये दोनों जो आपके ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर की स्टेज बनी है, वो बनी कहाँ है, सिंगल जाइगोट से। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेजेस कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक है आपका, एक इसका खुद का न्यूक्लियस, ये आपका आ गया स्पर्म, इसका न्यूक्लियस, क्लियर है जी, ठीक है जी। फिर ये दोनों मिलके, ये दोनों ही मिलके बनाएंगे बेटा जी जाइगोट। क्लियर है। अब जब जाइगोट 8 सेल स्टेज होने वाली होगी, उससे पहले ही ये स्प्लिट हो गया 2 भागों में, 4 ब्लास्टोमियर इधर, 4 ब्लास्टोमियर इधर, यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर इधर, 4 ब्लास्टोमियर इधर। जाइगोट तो ये तो सिंगल है भैया, अब ये सिंगल जाइगोट ही 2 भागों में टूट गया, और ये भी जाके आपके इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहाँ पे बेटा जी, एंडोमेट्रियम पे या यूट्रस पे। एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है।
ये भी जाके इम्प्लांट हो जाए, यानी इम्प्लांटेशन हो जाए इसका भी। तो बेटा जी जब दोनों का इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो कितना एम्ब्रियो ग्रो करेगा? तो 2 एम्ब्रियो ग्रो करेंगे। कितने एम्ब्रियो आएंगे? एक एम्ब्रियो इधर ग्रो होगा, एक एम्ब्रियो इधर ग्रो होगा। क्लियर है जी? तो टोटल 2 एम्ब्रियो आए, और इस तरह का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है सिंगल जाइगोट से हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और ये दोनों आपस में काफी सिमिलर होंगे, इसीलिए इसको बोला डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये बात याद रखनी है, जाइगोट फॉर्मेशन के तुरंत बाद और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ 8 ब्लास्टोमेर स्टेज दे विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद करना है। तो 2 एम्ब्रियो बन गए। ये जो डेवलपमेंट होता है कुछ आप देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे जो मान लीजिए ये एमनियोटिक यह सैक होता है, जिसके अंदर में जो डेवलपमेंट होता है आपका जो एम्ब्रियो होते हैं वो डेवलप होते हैं एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। ठीक है, तो ये आपका मदर है, या मान लीजिए यूटरस है। यूटरस से ही ये जुड़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, ये सेम इसके अंदर में क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे प्लेसेंटा जो होगा, चूंकि एक ही जाइगोट है, यहाँ पे एक ही प्लेसेंटा से आपके दोनों एम्ब्रियो कंजॉइंट होंगे, यानी मिले हुए होंगे, या उनको न्यूट्रिशन सेम प्लेसेंटा से जाएगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में प्लेसेंटा कितना होगा? एक होगा, यानी सेम प्लेसेंटा से इसको भी न्यूट्रिशन जाएगा, उसको भी न्यूट्रिशन जाएगा, क्योंकि भैया जाइगोट कितना है? ऑब्वियसली एक ही है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कितनी होंगी? एक ही जैसी होंगी, तो भैया प्लेसेंटा भी एक ही बनेगा। और जो एमनियोटिक सैक जिसके अंदर में एम्ब्रियो रहता है, ये जो बीच में दिख रहा है ये एम्ब्रियो है या फीटस है, इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। क्लियर है जी? तो एमनियोटिक सैक जो होगा ये अलग अलग होगा। एक एमनियोटिक सैक अलग है, यहाँ हो गया, एक एमनियोटिक सैक यहाँ हो गया। ठीक है जी? तो एमनियोटिक सैक कितने हो गए? 2 हो जाएंगे, लेकिन प्लेसेंटा जो होगा एक ही होगा। एक ही प्लेसेंटा दोनों एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा होगा। क्लियर है जी? तो यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में प्लेसेंटा कितना होगा? एक, और एमनियोटिक सैक जिसमें वो डेवलप होते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसके अंदर में आपका एम्ब्रियो या फीटस सर्वाइव करता है, तो बेटा जी उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक डिफरेंट होंगे, लेकिन प्लेसेंटा केवल एक ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही लिख देता हूँ। एमनियोटिक सैक कितने हो गए? 2, यानी डिफरेंट होंगे, और प्लेसेंटा एक है, यानी कि इसके अंदर में प्लेसेंटा सेम होगा। क्लियर है जी? कभी कभार मैंने इसको बोला कि इस तरह से जो डेवलप होगा उसको हमने मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोल दिया। अब क्या हुआ बेटा, कभी कभार मान लीजिए 8 ब्लास्टोमियर स्टेज बन गई है, उसके बाद अगर डिवीजन हो रहा है तो वो डिफिकल्ट होता है डिवीजन, और कई बार आपने देखा होगा कि कंजॉइंट ट्विंस पैदा हो जाते हैं, यानी एक का सर इधर रहेगा, दूसरे का सर पीछे रहेगा, एक में जुड़े हुए 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं, जिनको कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस। तो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या अगर मैं बोलूं आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से पहले डिवीजन नहीं हुआ, आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, if they were trying to separate, या अब अगर मान लीजिए 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के बाद में अगर ये सेपरेट होना चाह रहे थे, they were trying to split
then it becomes difficult for them so they will form, वो फॉर्म कर लेंगे जब 8 ब्लास्टोमेर स्टेज के बाद में डिवीजन होगा। पहले हो गया तो ठीक है, उसके बाद होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। वो बना लेंगे कंजॉइंट ट्विंस, या इसी को बोला जाता है बेटा सियामेज ट्विंस। सियामेज ट्विंस या कंजॉइंट ट्विंस, जैसे एक का डेवलपमेंट पूरा हो गया, इसी के अंदर में आपका दूसरा भी डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार का ट्विंस को हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस या सियामेज ट्विंस। तो 8 स्टेज से, अगर 8 ब्लास्टोमेर स्टेज से पहले हो गया डिवीजन तो आपका मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस बनेगा। लेकिन अगर उसके बाद होगा तो क्या होगा बेटा, डाइजाइगोटिक कंजॉइंट ट्विंस और सियामेज ट्विंस का फॉर्मेशन हो सकता है अगर 8 स्टेज के बाद हुआ तो। अब जो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्विंस दैट इज द डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर है जी, जिसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एक प्रकार का डाइजाइगोटिक ट्विंस या इसी को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बीमारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा जनरली हमेशा एक ओवरी से क्या होता है, एक ही ओवम रिलीज होगा 1 महीने में। लेकिन कभी कभार ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशंस क्या हो गया बेटा जी, ये आपका सर्टन कंडीशन में क्या हो गया, देखिएगा जरा, कुछ कंडीशंस में जब दोनों ओवरी एक साथ ओवम को रिलीज कर देंगी, मान लीजिए ये भी ओवरी है, इसने भी रिलीज कर दिया ओवम को, यहां भी ओवरी है, इसने भी रिलीज कर दिया ओवम को। अब ये आया यहाँ पे स्टमक जंक्शन पे, ओवम यहाँ आया, और मान लीजिए 2 स्पर्म गए और दोनों स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पे कितने जाइगोट बनेंगे, तो यहाँ पे एक जाइगोट तो यहाँ बन गया, एक जाइगोट यहाँ बन गया, तो 2 जाइगोट बनेंगे और दोनों के अंदर में जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि बेटा दोनों में स्पर्म भी तो डिफरेंट है। वहां पे दोनों में स्पर्म एक ही गया था, इसीलिए वो आइडेंटिकल थे। यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होंगे, भिन्न होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या बोलेंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए तो इसको कैसे आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग है, एक साथ में 2 एग रिलीज हो गया, ये आपका स्पर्म है, यहाँ पे एक हो गया, 2 एक साथ में आ गया ना, और 2 स्पर्म है, दूसरा स्पर्म आया, ये दोनों ने क्या बनाया बेटा, जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट। इसने भी क्या बनाया, जाइगोट। तो कितने जाइगोट हो गए, 2 जाइगोट फॉर्म हो गए, और दोनों जाइगोट जो होंगे वो डेवलप करेंगे इसमें बेटा एम्ब्रियो में, से फीटस है, ये अटैच होगा टू द प्लेसेंटा से, और पहले इसकी कैविटी जरा बना दो। जिस कैविटी में रहता है आपका फीटस, इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक, और ये प्लेसेंटा हो गया। क्लियर है जी। फिर यहाँ भी ऐसे ही ये आपका फीटस हो गया, फीटस है आपका अंदर में, ये आपका फीटस हो गया, ये आपका एमनियोटिक सेट,
जिसके अंदर में आपका फीटस प्रोटेक्टेड रहता है, और ये आपका प्लेसेंटा हो गया। तो यहां जब आप देखेंगे तो बेटा जी प्लेसेंटा दो है, दो सेपरेट प्लेसेंटा होंगे, टू सेपरेटेड प्लेसेंटा और दो सेपरेटेड क्या बेटा जी एमनियोटिक सैक भी है। उसके अंदर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे एक ही प्लेसेंटा से दोनों को न्यूट्रिशन जा रहा था, भले ही एमनियोटिक सैक दो थी, लेकिन बेटा जी यहाँ पे प्लेसेंटा भी अलग होगा और आपका एमनियोटिक सैक भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा इसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, दो जाइगोट से हुआ है। और जो ट्विंस आएंगे, ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो बच्चा पैदा होगा ये मान लो एम्ब्रियो में लिख देता हूँ, ये इसको भी एम्ब्रियो लिख देता हूँ। जो बच्चा पैदा होगा ये दोनों के दोनों फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाएंगे। क्लियर है जी। तो आज तक मैंने पूरा सब कुछ बताया आपको कि एक्चुअली में सेक्स ऑर्गन्स यानी हाउ टू डिटरमाइन अ सेक्स ऑफ अ बेबी जो डेवलप कर रहा है। फिर दूसरा मैंने बताया कि बेटा जी किस तरह से इम्प्लांटेशन पूरी तरह से एक एक पॉइंट को मैंने डिफाइन किया है, समझाया है। और आज लास्ट में जब मैंने बताया दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।